अस्सलामुअलैकुम क्लास। कल उम्मीद है कि आप सबने पढ़ा होगा। कल अनफॉर्चुनेटली लाइट बंद हो गई तो उसकी वजह से आगे पढ़ाया नहीं गया। और आपको जो कल पढ़ा है उसकी समझ भी आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आई है, समझ नहीं आई है, तो क्वेश्चन भी कर सकता है। तो आज हमारा मेन फोकस होगा एफए और डीएफए पे। क्यों मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है, ये टॉपिक अभी बहुत आगे है इन नोट्स में जो मेरे वाले बनाए हुए हैं। ये पेज नंबर 12 है और वो वाला आपका जो स्टार्ट होता है वो पेज नंबर आई थिंक के ऊपर दिए हुए हैं। 40 से अबव पे ही आपका वो स्टार्ट होगा। इस पे वो मैंने सीरियल नंबर नहीं लगाए, लेकिन वो ना आपका 40 से अबव पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने इस वजह से किया है ताकि आप इजीली अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं कि आपके पास एफ ए क्या होता है और डी एफ ए क्या होता है। साथ साथ ये जो चीज़ें बीच में आ रही हैं जो उसके रिलेटेड है, मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। पैलिंड्रोम लैंग्वेज कल पढ़ी थी कि हमने ये इस तरह की स्ट्रिंग जिसका रिवर्स उसके इक्वल आता है वो हमारे पास पैलिंड्रोम होती है, ये पढ़ा था हमने। उसके अलावा ये देखें, ये फर्स्ट मेथड आप देखिए, लैंग्वेज को डिफाइन करने के कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला जो मेथड पढ़ा था वो था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आपके पास इस तरह की लैंग्वेज होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बयान करना। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आपके पास इस तरह की डेफिनेशन होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में उस चीज़ को बयान करते हो। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा वो सेट वाले चैप्टर में कि सेट को तीन तरह डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो वो ये वही वाला डिस्क्रिप्टिव है। अगर हमारे पास ये देखें, इसका सिंटैक्स है लिखा हुआ छोटा सा, लैंग्वेज का नेम इज इक्वल टू डेफिनेशन। तो लैंग्वेज का नेम आपके पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने L1 लिया है, आपके पास मोस्टली यही वर्ड यूज़ किया जाता है L1 का। अगर आपने सेकंड लेनी है तो L2 का, इस तरह ही सोन चलता जाएगा। इसके बाद देखें उसने बीच में एक डेफिनेशन लिखी है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ द लेटर दैट स्टार्टेड विद ए एंड एंड विद ए। अब वो कह रहा है कि एक इस तरह की लैंग्वेज डिफाइन की जाए और वो डिनोट करती है L1 को, जिसमें हमारे पास स्टार्ट पे और एंड पे दोनों पे क्या आएगा, ए आएगा। अब ये आगे चलते हैं, ये आपके पास एक मेथड है लैंग्वेज को डिफाइन करने का। पैलिंड्रोम आ गया, इसको अभी स्किप करते हैं। पहले हम वो वाले मेथड पढ़ते हैं जो आपकी डेफिनेशन सॉरी जो आपकी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। अब ये सेकंड मेथड है उसका, रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है, अब इसके तीन स्टेप होते हैं। ये आपके कोर्स में आई थिंक नहीं है, हमारे कोर्स में। तो मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये फिर भी ठीक है। आप ये सारे के सारे मेथड इसमें बयान हैं। आपकी 4 या 5 मेथड हैं आपकी लैंग्वेज को डिफाइन करने के, तो तकरीबन इस नोट्स में आ जाते हैं। तो ये आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन आ रहा है, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। ये भी लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड है। पहला था डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है रिकर्सिव। अब देखें इसके तीन स्टेप होते हैं। तीन स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट। द नंबर ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई मस्ट बी फाइनाइट। अब देखिए, इंग्लिश पढ़ने से तो समझ नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रहा है, ये है क्या। इसको मैंने साथ साथ उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ, देखें जरा। इसका मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज हो, उसके वो किसी ना किसी रूल्स के तहत बनी होती है, आपकी जो लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। और हर लैंग्वेज की शॉर्ट बेसिक ऑब्जेक्ट, हर लैंग्वेज का जो स्टार्ट होता है वो किसी ना किसी बेसिक ऑब्जेक्ट से होता है। अब देखिए, आपके पास अगर बात की जाए तो हमारे पास अगर इंग्लिश है, इंग्लिश का स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट एबीसी के क्या है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह करते हैं हम, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है। हम डेटाबेस सॉरी ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटा में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज, उसकी जो सबसे पहली वाली टर्म है जो आगे वाली टर्म को बनाएगी, उस पहली टर्म को हम बेसिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस तरह ये देखें, एग्जांपल है पॉजिटिव इवन नंबर की।
पॉजिटिव इवन नंबर में देखें, ये हमारे पास मैंने इवन नंबर लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस देखें यहाँ पे कौन सा यूज किया जा रहा है। फर्स्ट आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये है 2, ये है 2 है आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड वाला देखें, ये है 4, थर्ड वाला है 6, इस तरह 8 है, फिर 10 है, और ये इस तरह सॉन्ग चलते जाएंगे। तो अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट वाला बेसिक है ये फाइनाइट है। हमने ऊपर बात की है कि जो आपके पास फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का स्टार्टिंग वाला, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और वो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है। ये बात थोड़ी सी समझिएगा यहाँ पे कि अगर ये देखा जाए तो इसको हम एन बोल लेते हैं, टू को किसके को रख लेते हैं हम, एन के। और एन में हम प्लस कितने करें कि आगे 4 आ जाएगा। अगर एन में हम 2 प्लस करें तो हमारे पास कौन सी टर्म बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, यानी कि 4। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई है, 4। तो 4 में हम कितने ऐड करेंगे कि नेक्स्ट आपके पास वर्ड बन जाए 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 और 2 6। अब 6 में आगे 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसी तरह 8 वैल्यू बन जाएगी। फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो इस तरह 10 बन जाएगी, और इसी तरह सोन ये चीज़ चलती रहेगी आपके पास। तो ये थी आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन का फर्स्ट रूल कि सबसे पहले आपने किसी भी लैंग्वेज का सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट निकालना है, जिसकी मदद से हमारे पास आगे उसके उससे आगे फिर उससे आगे फिर उससे आगे आपकी लैंग्वेज चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है, इसमें बताएंगे कि बेसिक ऑब्जेक्ट से लैंग्वेज में आगे वाले नंबर कैसे बनते हैं। ये मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। ये आपके पास सेकंड है। फर्स्ट वन है कि हमने जस्ट बेसिक को तलाश करना है कि ये आपके पास फाइनाइट होना चाहिए और ये आपके पास बेसिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड वन में क्या आएगा, इस तरह के फार्मूलाज आएंगे जिसके जरिए वो आपको बताएगा कि आपका नेक्स्ट वर्ड कैसे जनरेट होगा। जैसे इस तरह यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया n+2 का, n+2 फिर n+2, इस तरह ये सोन n+2 ही रहेगा आखिर तक आपका फार्मूला, जहाँ तक मर्जी अपनी लैंग्वेज को लेके चले जाए। नेक्स्ट, अब सेकंड की पढ़ लेते हैं क्या लिखा है सेकंड स्टेप में। We give a finite number of rules for the construction more object in the setup from the ones are already known। वही बात कर रहा है कि हमने इस तरह का रूल जनरेट करना है यहाँ पे कि जिसकी मदद से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है पहले वाला उसको लेके नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट फाइंड किए जाए। तो हमने जो यहाँ से फाइंड की है वो क्या है, n+2। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में वो क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप में वो बोल रहा है वी डिक्लेयर दैट नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दोस कंस्ट्रक्टेड इन द वे वी आर अलाउड इन द सेट। अब वो थर्ड स्टेप जो है वो पहले दोनों स्टेप की इस तरह कह लो कि ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। इससे हम पढ़ रहे थे स्टरिंग। स्टरिंग क्या होती है, ये रस्सी को बोलते हैं या डोरी को बोलते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरी चीज आने का नाम हमारे पास क्या होता है, स्टरिंग होता है। When letters are combined together, it make a string। अब वो कह रहा है कि जो लेटर आपके पास कंबाइंड हो जाते हैं ये क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। तो लेटर आपके पास कंबाइन कब होते हैं, जब आपके पास एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर आपके लेटर्स होते हैं, और उनका जब आपस में कम्बिनेशन या कंकैटिनेट करवाया जाता है उनको, तो आपके पास स्ट्रिंग जनरेट की जाती है। तो आगे देखिए इसमें इसकी दूसरी डेफिनेशन है लेटर आर कंकैटिनेट विद ईच अदर। लेटर एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट भी किए जाते हैं। पावर ऑफ स्ट्रिंग्स इन विच वी हैव पावर ऑफ स्ट्रिंग, इट कैन बी फिक्स्ड, क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस।
अब वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग की जो पावर होती है, इसको अगर देखा जाए, इसको फिक्स किया जा सकता है किसके जरिए, क्लीन स्टार के जरिए या क्लीन प्लस के जरिए। तो इसको फिक्स किस तरह करते हैं ये देखते हैं हम, कि बी ए स्क्वेयर बी, ये हमने कल भी छोटी सी एक एग्जांपल ली थी। बी ए स्क्वेयर बी, मैंने आपको बोला था बी और ए दोनों के ऊपर स्क्वेयर नहीं है, जस्ट ये ए के ऊपर स्क्वेयर है। तो बी स्टार्ट पे और एंड पे वैसे का वैसे ही रहेगा, ये दोनों वाले। और उसके बाद जो सेंटर वाला ए है, ये आपके पास डबल टाइम आ जाएगा, इसके ऊपर जितनी पावर होगी। ये खैर हमने कल पढ़ लिया था। अगर यहाँ पे अब क्लीन स्टार और क्लीन प्लस का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे देता हूँ आप दोनों आपको इसकी एग्जांपल के साथ। क्लीन स्टार क्या होता है? क्लीन स्टार कंटेन्स नल वैल्यू, इसके अंदर आपके पास लेमडा आ जाता है या एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए आपके पास ऊपर हमने ए के ऊपर स्क्वायर दिया था, यहाँ पे हमने ए के ऊपर क्या वैल्यू दे दी है, स्टेरिक बी ए स्टेरिक बी। इसका मतलब है ए हमारे पास एम्प्टी हो सकता है, बी हमारे पास एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये तो आनी ही आनी है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, बी बी ए को नल ले लिया, यानी कि ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल टाइम बी उन्होंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ए को एक टाइम रन किया यहाँ पे, तो यानी कि बी ए बी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ए को डबल टाइम उन्होंने रन किया, तो यहाँ पे बी डबल ए बी आ जाएगा। फिर उसके बाद बी जितनी बार मर्जी ए उन्होंने चलाया है, तो बी के बाद उतनी बार ए आपका आता जाएगा और लास्ट पे आपका बी आ जाएगा। फिर आ जाती है बात क्लीन प्लस पे कि क्लीन प्लस होता क्या है। बी ए प्लस बी, अब ए प्लस का मतलब है कि आपकी कभी भी ए की वैल्यू जो है वो एक से वो एम्प्टी नहीं हो सकती। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, तो ये कभी भी नल नहीं हो सकती। आपके पास जो ए स्टार्ट होता है वो प्लस में, ए प्लस अगर इसको कर दिया जाए, तो ये स्टार्ट होगा आपके पास कुछ इस तरह कि स्टार्ट में ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, डबल ए आ जाएगा, फिर इस तरह ट्रिपल ए आ जाएगा, और इस तरह सोन ये चलता जाएगा जहाँ तक आपने लेके जाना है, इसको ले जाए। फिर हमने क्या किया, एक टाइम चलाया, एक बार चलाया इसको तो बी ए बी आ गया, फिर दो बार चलाया तो बी डबल ए बी आ गया, फिर हमने ये पता नहीं कितनी बार चलाया, एक दो तीन और ये सिक्स टाइम हमने ए को रन किया है, तो बी भी स्टार्ट और एंड पे वैसे ही है, तो सिक्स टाइम ये आ गया साथ, डबल सिक्स टाइम ए आ गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको कि समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आर की एग्जांपल्स क्या हैं, आर होते क्या हैं। आर देखें, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ा है, हमने ये भी देखा है कि ये जनरेट कैसे होते हैं, क्लीन स्टार और क्लीन प्लस के जरिए हम आर बनाते हैं। तो ये आर की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है। और जब मैं लेक्चर सुन रहा था तो वो कह रहा था, जो ट्यूटोरियल जो मैं सुन रहा था, जो वहाँ पे टीचर थे वो बोल रहे थे, ऑटोमेटा इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस की जाए ऑटोमेटा में उतनी कम होती है। तो ये हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली ए लेटर। अब वो कह रहे हैं स्ट्रिंग है जिसमें जस्ट लेटर कौन सा है, ए है। हमने अभी ऊपर देखी एक वैल्यू थी शायद ऊपर, चलो देखते हैं इधर से ऊपर, अब वो ज्यादा ऊपर चले जाना पड़ रहा है। तो देखिए ए हमारे पास कह रहा है दैट कंटेन्स ओनली ए लेटर्स। अब वो कह रहा है इस तरह की वैल्यू ली जाए जिसमें सिर्फ ए आए और कोई भी लेटर आपके पास ना आए, ना बी है ना सी है ना डी है, कुछ भी ना आए, आपके पास जस्ट ए आए। ए आपके पास जब भी आए वो फिर मे बी नल भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखें आपके पास दो तरह की स्ट्रिंग्स आपके पास जनरेट हो सकती है। एक तो हमने नल वाली ले ली, इसका मतलब है जब नल आ जाए तो ए के ऊपर स्टेरिक आना ही आना है, ये अभी हमने ऊपर देखा है क्लीन स्टार के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्टार आ जाए तो आपके पास नल वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली वहां पे सबसे पहले लिख देनी है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है आपकी स्टार के अंदर। उसके बाद हमारे पास ए सेकंड टाइम चलेगा तो ए आ जाएगा, फिर डबल ए आ जाएगा, ट्रिपल ए आ जाएगा, फोर टाइम ए आ जाएगा, फाइव टाइम, और इस तरह सॉन्ग ये चलता रहेगा। अब जब कोई भी वैल्यू इस तरह नल से स्टार्ट होती है और आगे चलती रहती है सोन तक, तो हम उसको क्या करते हैं,
क्लीन स्टार लगा के उसके ऊपर हम उसको साउंड कंटिन्यू कर देते हैं। अगर सपोज किया जाए, मैं 1 मिनट रेज कर लूँ पहले इसको, ये रहे। अगर हम करें कि ये स्टार्ट से हम खत्म कर देते हैं, ये वाली वैल्यू, नल की वैल्यू हम खत्म कर देते हैं, स्टार्ट से नल है ही नहीं हमारे पास, तब हमारे पास कौन सी जनरेट की जाएगी? अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली तब बनती है एटलीस्ट वन टाइम ए, एक बार ए लाजमी आना है, तो ये आपके पास क्लीन स्टार की बनेगी। ठीक है, आई थिंक समझ आ गई होगी यहाँ पे आपको। तो आपके पास जो ये वाली आरी बनेगी, ये कौन सी बनेगी? ए के ऊपर छोटा सा हम प्लस लगा देंगे, क्लीन प्लस की, सॉरी स्टार मैंने बोल दिया था पहले, क्लीन प्लस की बनेगी, स्टार के साथ आपके पास ये आएगा साथ नल वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पास कि आगे क्या, कौन सी डेफिनेशन है आपकी। अब देखिए सेकंड वाली लिखी है, अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर। अब ऊपर वाली भी क्या है, अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर, अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर। दोनों सेम है, तो मैंने अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि हम नल के साथ क्या लगाएंगे और जो हमारे पास प्लस वाली है हम उसके साथ क्या लगाएंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही पढ़ा दी थी ये बात। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एनी बी लेटर। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्रिंग जो आपके पास स्टार्ट होती हो ए से और उसके ऊपर बी वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए। अब थोड़ा सा माइंड यहाँ पे यूज किया जाए तो देखें, इस तरह की स्ट्रिंग जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह की स्ट्रिंग जो आपके पास स्टार्ट होती हो, यहाँ पे फोकस कीजिए, अगर यहाँ पे लिखा जाए तो चले यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिंग जो आपके पास स्टार्ट हो ए से और उसके बाद बी जितनी बार मर्जी आ जाए, यानी कि आगे उसके ए नहीं आना चाहिए, बी आना चाहिए, और वो भी जितनी बार मर्जी। तो हमने अभी ऊपर एक चीज पढ़ी है कि एक चीज हमारे पास जितनी बार मर्जी आ जाए, तो ये कब आती है? जब हमारे पास उस चीज के साथ स्टार लग जाता है या उस चीज के साथ हमारे पास प्लस लग जाता है। तो हमने मोस्टली यूज करना होता है स्टार इन जगह पे, हम प्लस वाला बहुत कम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए, तो हमारे पास उसने बोला है कि आपका स्टार्ट पे आना ही आना है, ये तो हमारे पास पहले लिख दिया। इसके ऊपर ना स्टार आएगा ना इसके ऊपर प्लस आएगा। अगर हम स्टार भी लगाएंगे या प्लस लगाएंगे तो इसकी वजह फिर ये है कि फिर एक जो ए है वो एक बार नहीं आएगा, एक से ज्यादा बार आएगा। यानी कि वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है और उससे भी ज्यादा बार आ सकता है। लेकिन हमें कितनी बार लाना है उसको? सिर्फ एक बार लाना है हर स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट सिंपल लिख देंगे। फिर उसके बाद बी को जितनी बार मर्जी लाना है तो बी के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, स्टेरिक ऑप्शन डाल देंगे। ये बी के ऊपर अगर हम स्टेरिक लगा दें तो ये आपके पास इसके लिए एक छोटी सी आरी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये आपके पास स्ट्रिंग बनेगा। स्टार्ट में देखें बी के ऊपर स्टार लगाया तो इसका मतलब है बी एम्प्टी हो सकता है, क्योंकि बी की हमारे बी से हमारे पास नल वैल्यू आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार है तो स्टार से नल वैल्यू जनरेट की जा सकती है। तो हमारे पास अगर नल वैल्यू जनरेट की जाए बी से तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए, और बी की वैल्यू अगर 0 जनरेट की जाए तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना उसको, तो हमने सिर्फ यही समझना है कि हमारे पास जस्ट क्या हुआ, ए जनरेट हुआ। तो सबसे जो छोटी स्ट्रिंग है वो हमारे पास ए की ही है जो हमने यहाँ पे बनाई है। फिर उसके बाद बी को एक टाइम हमने जनरेट किया तो क्या आ जाएगा, एक ए एक बी। फिर बी को 2 बार जनरेट किया, बी को 3 बार किया, 4 बार किया, फिर 5 बार, इस तरह सोन चलता जाएगा आपके पास। अब एक चीज और कि कंकैटिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आर ई हम लिखते हैं ए बी स्टेरिक, हम इस तरह लिखते हैं ए बी स्टेरिक। अगर हम इसको इस तरह लिख लें ए डॉट ए बी, सॉरी ये अलग चीज़ है। अगर हम ये चीज़ देखते हैं ए डॉट ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो यानी कि ये कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों के दरमियान में, इन तीनों के दरमियान में कहीं पे डॉट भी आ जाए तो इसका ये टेंशन वाली बात नहीं है कि ये चीज़ कोई नई आ गई है, बल्कि ये वही चीज़ है। इसको कंकैटिनेशन बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। गेट्स हमने पढ़े होंगे,
DLD में पढ़े हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो वो आपको अच्छे तरीके से आते ही होंगे। तो ये वो चीज़ है यहाँ पे हमने यूज़ कर। अब देखते हैं हमने जो थर्ड वाली स्ट्रिंग पढ़नी है वो कौन सी। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ स्ट्रिंग कंटेन ए और बी। अब वो कह रहा है इस तरह की स्ट्रिंग जिसमें ए आ जाए या बी आ जाए, दोनों ना आए, ए आ जाए या बी आ जाए, और उसके लिए उसने हमारे पास हमें लेटर्स भी दिए हुए हैं। लेटर्स कौन से दिए हैं, ए एंड बी, और इस पूरी को हम मिला के क्या बोलेंगे, हमने कल भी पढ़ा था, इस पूरी को मिला के हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ए और बी, अगर हमने देखा है कि और ऑपरेशन, ये देखें, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन में हमने क्या लगाया था, डॉट, ये देखें, और ऑपरेशन में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो ये सिंपल सा आ रही, तो यहीं पे बन गया कि ए प्लस बी, ये आपके पास आ रही है। तो ये देखें हमने यहाँ पे इसका आ रही बना दी। इसका मतलब है यूनियन ऑफ स्ट्रिंग्स। यूनियन ऑफ स्ट्रिंग यानी कि दोनों स्ट्रिंग का इकट्ठे करके लिखा जाना। लेकिन जब इसको चलाया जाएगा तो इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू एट अ टाइम जनरेट नहीं हो सकती। और दोनों वैल्यू अगर जनरेट करनी है तो आपके पास कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग में, यानी कि वो ऊपर वाले में एंड गेट में की जाएगी, और इसको डिनोट किया जाता है प्लस के साथ, और इसको और गेट भी बोलते हैं। हम आगे आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। A string contains only A and और any B। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अब आपके पास इस तरह की स्ट्रिंग बनानी है, इस तरह की लैंग्वेज डिफाइन करनी है जिसमें ए आए और उसके साथ बी आए। ए अकेला भी आ सकता है, बी अकेला भी आ सकता है। तो ये आपके पास एग्जांपल एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह दे देते हैं, स्ट्रिंग कंटेन एनी ए और एनी बी, यानी कि ए कितनी बार भी आ सकता है, बी कितनी बार भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, दोनों नहीं भी आ सकते। तो ये इसका मतलब है। तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज को हम इक्वल करेंगे। देखिए मैंने बोला था दोनों नहीं भी आ सकते, जब दोनों नहीं आएंगे तो इसका मतलब है हमारे पास स्टार्ट में नल वैल्यू आएगी। तो नल वैल्यू के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन या लैम्डा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ए अकेला भी आ सकता है, ए आ गया अकेला, बी अकेला भी आ सकता है, बी अकेला आ गया। फिर उसके बाद डबल ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी बी आ सकता है, बी ए आ सकता है। यानी कि ए और बी को लेके आप कहीं तक भी जा सकते हैं। आप 10 बार ए बी की कंकैटिनेशन करवा के इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें तब भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी आप सारों को। अब आगे इसका देखा जाए तो आ रही इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी और उसके ऊपर स्टेरिक। ए प्लस बी और इसके ऊपर स्टेरिक का मतलब, स्टेरिक हमने क्यों डाला है इसके ऊपर, ताकि अगर मशीन पहली बार ए को रीड करे, फिर दूसरी बार स्टेरिक की वजह से लूप लगे, रिटर्न आ जाए, फिर ए को ना रीड करे फिर बी को रीड करे। अगर पहली बार ए को रीड किया था फिर दूसरी बार वो चले तो किसको रीड कर ले, बी को रीड कर ले। हमने इस वजह से इसके ऊपर क्या लगाया है, स्टेरिक लगाया है, ताकि हमारे पास हमारी कोई भी वैल्यू स्किप ना हो। अगर स्टेरिक ना लगाते तो फिर इस तरह था, या ए ले लो या बी ले लो, फिर सिर्फ दो ही वैल्यू आनी थी, ए की और बी की, जस्ट ये वाली दो, और ये भी अलग अलग आनी थी, इन दोनों के दरमियान में कॉमा आना था। तब ये यहाँ तक सिर्फ ये वाली दो वैल्यू आनी थी, ना इसमें ये वैल्यू आनी थी ना ये बाकी की आनी थी, ये कुछ भी नहीं आना था इसमें। ठीक है, अब ये एग्जांपल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इस वजह से डिटेल में थोड़ी सी बता दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसकी क्या है। अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब वो कह रहा है कि इस तरह की स्ट्रिंग बनानी है जो जिसके स्टार्ट में भी ए आए और उसके एंड में भी ए है। तो अब देखें, इसका मतलब है कि एक स्ट्रिंग बनानी है जिसके स्टार्ट में भी ए हो एंड में भी ए हो, यानी कि उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बीच में बी आ सकता है, ठीक है, उसके बीच में ए बी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो हमारे पास उसने सिर्फ यही शर्त दी है कि स्टार्ट में हमारे पास ए हो और एंड पे ए हो, बीच में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसने देखे हमारे पास डबल ए, स्टार्ट भी ए पे है एंड भी ए पे है। अब ये देखें, स्टार्ट भी ए पे है एंड भी ए पे है, देखें यहाँ पे बी आ गया बीच में, स्टार्ट ए पे और एंड ए पे। अब ये स्टार्ट ए पे एंड ए पे,
बीच में आज चाहे फिर ए आ गया है, हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ स्टार्ट और एंड पे ए चाहिए। अब यहाँ पे डबल बी आ गया, इसके एंड पे ए है, स्टार्ट में ए है, तो तब भी हमें कोई इशू नहीं। डबल ए बी, इसको भी छोड़ दें आप, स्टार्ट एंड पे ए, स्टार्ट पे ए। तो देखिए हमारे पास, मैंने बोला था कि इस तरह की स्ट्रिंग जिससे कुछ भी जनरेट किया जा सके, कोई भी वैल्यू जनरेट की जा सके, उसके लिए हम ये वाली आरी यूज करेंगे हमेशा। ये आगे वो जगह पे काम आनी है, ये थोड़ी सी अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हम स्टार्ट में ए लगा देंगे, क्योंकि ये हर स्ट्रिंग में आना है, ऊपर भी की थी एक वाली, उसमें भी मैंने बताया। ये एंड वाला ए है, ये भी सारों में आना है, तो ये भी हमने ऑलरेडी वैसे का वैसे विदाउट एनी क्लीन स्टार, विदाउट एनी क्लीन प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, सेंटर में कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी स्टेरिक, हमने ये चीज़ लगा दी। तो ये आपके पास सिंपल से कार्य इन दोनों की बन जाती है यहाँ पे। तो ये बहुत ही ईजी सा है आपके पास, जितनी इसकी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे देखने से आपको वक्ती तौर पे समझ आ जाएगी, लेकिन आपने ये वाला लेक्चर ना लेट के सुनना है ना बैठ के, आपने सुकून से हाथ में कॉपी पेंसिल लेनी है, तब ये लेक्चर साथ साथ नोट भी करना है, और आपने इसको सुनना भी है, तब समझ आएगा। अदरवाइज पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें। अब उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन पे आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन हैं आपके पास, ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली। ए स्टैटिक को हमने लिखा था ये, फिर उसके बाद ए प्लस की भी हमने पढ़ी कि उसमें नल नहीं आता है, स्टैटिक में नल आता है, इसमें नल नहीं आता, इसमें डायरेक्ट ए आएगा। फिर उसके बाद ए और बी, हमने बोला था ए हम कांस्टेंट तब रखते हैं जब हर स्ट्रिंग के साथ हो, बी भी कांस्टेंट रख सकते हैं, फिर वो हर स्ट्रिंग के साथ सिर्फ एक बार आएगा, ज़्यादा बार नहीं आएगा। बी के ऊपर स्टार लगा दिया, इसका मतलब ये जितनी बार मर्जी आ सकता है। फिर हमने ऊपर अभी थोड़ी देर ये यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रिंग पड़ी थी, जिसमें ए और बी वाला आया था, जिसमें मैंने बोला था ए आ सकता है या बी आ सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, दोनों के दरमियान में कोमा होगा। तो ये वो वाली भी लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन होगी। अब आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज सब स्ट्रिंग, ये आप छोड़ दें अभी। है ये भी इम्पोर्टेंट। अगर इसमें कुछ इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर हमने पूरी पूरी स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पे अब सब स्ट्रिंग बनाना है। सब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट। आपके पास अब पूरी स्ट्रिंग है, अगर बात कर लेते हैं ए बी बी ए, ए बी ए बी बी ए, ये आपके पास क्या है, छोटी सी स्ट्रिंग है। हम इसमें से अगर बी को पिक कर लें, हम बी बी को पिक कर लें, ए बी को पिक कर लें, ए बी बी को पिक कर लें, बी ए को पिक कर लें, यानी कि किसी भी चीज़ को पिक कर लें, तो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग को पिक नहीं करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पर से पिक कर लिया जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सब स्ट्रिंग कहलाएगी आपके पास। तो अब सब स्ट्रिंग की आरीज आपके पास किस तरह डिफाइन की जाती है। सब स्ट्रिंग में अब मैं आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये थ्योरी वगैरह मैंने मैसेज राइटिंग में लिखी है, तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए उसने बोला यहाँ पे, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करनी है, मैंने क्वेश्चन छुपाया, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें हमारे पास सेंटर में ए बी आए, ए बी, पहले भी कुछ आ सकता है और बाद में भी कुछ भी आ सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या करना है, सिर्फ सेंटर में ए बी आना चाहिए, पहले और बाद में कुछ भी आ सकता है। सेंटर में हम लगा देते हैं ए और बी, सेंटर में ए या बी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इससे पहले हमारे, तो बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास हम के एक लैंग्वेज बनानी है जिसके सेंटर में ए बी आए, उससे पहले कुछ भी आ सकता है और उसके एंड पे भी कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास ए बी हमने सेंटर में लगा लिया, फिर हम बना रहे थे ये वाली ए प्लस बी, और इसके ऊपर स्टेरिक दे देते हैं ताकि हमारे पास कोई भी वर्ड जनरेट हो सके। फिर उसके लास्ट पे भी हमने बोला था कि कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी यहाँ पे लगाएंगे, और इसमें भी हमारे पास बाद में कुछ भी आ सकता है। तो
ये लें, ये आपके पास यहाँ पे भी, अब ऊपर वाली ही एग्जांपल थी मैंने ली हुई, ये देखें ए प्लस बी स्टेरिक, स्टार्ट में ए प्लस बी स्टेरिक, फिर ए बी सेंटर में और फिर ए प्लस बी स्टेरिक, यही मैंने बनाई है यहाँ पे कि फर्स्ट और लास्ट पे कुछ भी आ सकता है। सेकंड में जो आपके पास सेंटर में आपकी सब स्ट्रिंग बनेगी, तो वहाँ से ए और बी ही आना चाहिए सेंटर में। अब देखते हैं कि ये मे बी नल भी हो सकती है, जो आपके पास पहले वाले और लास्ट वाला ये नल हो सकता है। तो यानी कि अगर ये दोनों नल हो गए तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनेगी ए और बी की। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो हम पहले में से ए जनरेट करवा लेते हैं। हो गया ए जनरेट, फिर उसके बाद हम ए बी तो लाजमी आना ही आना है। उसके लास्ट पर से एम्प्टी हो सकती है, ये वाली एम्प्टी आ सकती है क्योंकि इसके ऊपर हमने स्टार लगाया है, तो स्टार वाली एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। हम अगर हम देखते हैं हमने नेक्स्ट वाली करनी है, तो ये हमारे पास ए आएगा, फिर ए बी, हम यहाँ पे अब बी जनरेट कर लेते हैं। बी जनरेट किया, फिर यहाँ पे हम क्या जनरेट करते हैं, ए और बी दोनों जनरेट कर लेते हैं, ये आने ही आने हैं। और उसके बाद ए बी, इन दोनों में से चाहे आप यहाँ पे ए जनरेट कर लें, चाहे ए बी जनरेट कर लें, चाहे बी ए जनरेट कर लें, चाहे आप बी ए बी जनरेट कर लें, तो मतलब कि आप कुछ भी चीज़ जनरेट कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे है कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ आए, इसके बाद भी कुछ ना कुछ आए। हालांकि ये सेम है, ये तीनों ए बी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना। अब ये हमारे पास, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इसने बोला था ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन दिस सब स्ट्रिंग बी ए। अब वो कह रहा है कि आपके पास इस तरह की, हमने डेफिनेशन इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है कि उसमें, क्या हुआ है, आप लोगों की लड़ाई क्यों चल रही है? तो ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि हमारे पास, तो ठीक है हम ना यहाँ से पढ़ रहे थे कि हमारे पास इस तरह की स्ट्रिंग हो जिसमें बी और ए आना चाहिए हमारे पास, सॉरी बी दैट डू नॉट कंटेन बी ए, जिसमें बी और ए की वैल्यू ना आए, मतलब यानी कि ए भी आ सकता है, बी ए नहीं आना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रिंग भी नहीं आ सकती। हालांकि ए, फिर उसके बाद आएगा बी, फिर ए, ये स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें लास्ट में हमारे पास बी ए आ गया है। तो हमने इस तरह की स्ट्रिंग लेनी है जिसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, बी ए ना आए। तो देखते हैं, इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा आप माइंड चलाएं, यूज़ कर लें इसको, अल्लाह ने दिया है वैसे। तो इससे हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हम किस तरह करें कि हमारे पास बी ए ना आए। देखिए बी, बात बी स्टार्ट में है, ए हमारे पास बाद में है। तो हम अगर इसको इस तरह कर दें कि ए पहले कर दें, बी बाद में कर दें, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये दोनों अल्फ़ाबेट हैं, तो हमने इससे अगर आगे लैंग्वेज प्रोड्यूस करवानी है तो वो कौन सी बनेगी लैंग्वेज, इससे यानी कि जो भी हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करवाएंगे, फिलहाल इससे तो जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करवाएंगे वो ए और बी दोनों ही आ जाने। तो यानी कि अगर हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि बी ए नहीं आ रहा, हमारे पास ए बी वैल्यू आ रही है, थोड़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, अब हमने देखनी है कि हमारे पास तो ज़्यादा चाहिए हमें,
हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना इरेज करते हैं यहाँ से। हम ए के ऊपर भी स्टैरिक लगा देते हैं, बी के ऊपर भी क्या कर देते हैं, स्टैरिक लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए कितनी भी बार जनरेट हो सकता है, बी कितनी बार भी जनरेट हो सकता है। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हमारे पास, पहले तो ये देख लेना आपके पास कि पहले इसमें लैंडा आ गया, फिर इसमें क्या क्या होगा, अगर बी की वैल्यू नल है तो ए आ जाएगी, अगर ए नल है तो बी आ जाएगा, क्योंकि बी और ए के ऊपर अलग अलग स्टैरिक है, दोनों के ऊपर इकट्ठा नहीं है। तो इसके बाद हम देखें कि पहले हमारे पास क्या आएगा, ए ने पहले ही रहना है, जो मर्जी हो जाए, ए बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने इनके दरमियान में प्लस नहीं लगाया। अगर प्लस हम लगाते तो उसका फिर मतलब था कि हमने क्या करना है, ए और बी दोनों आगे पीछे हो सकते थे। हमने प्लस नहीं लगाया तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमारे पास यहाँ पे ए पहले या सॉरी ए बाद में नहीं आ सकता। तो ये आपके पास ये आरी बन गई है इसकी कि हम आपके पास बी एक्सेप्ट ना हो। तो ये आपके पास नीचे दी हुई है आरी, देख लें। इससे आपके पास कोई भी इस तरह की स्ट्रिंग नहीं बनेगी जिसमें बी ए आए। उसके बाद ये स्ट्रिंग है आपका, इसमें सब स्ट्रिंग जनरेट करवानी है जीरो को सेंटर में। इससे पहले भी कुछ भी आ सकता है, इसके बाद भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सेंटर में ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर में आए, अगर यहाँ पर से जीरो जनरेट हो जाए तो ये फर्स्ट में आ जाएगी, ये वाली। और उसके बाद अगर लास्ट पे कुछ ना जनरेट हो तो ये लास्ट पे भी आ सकती है, अगर दोनों तरफ से कुछ ना जनरेट हो तो ये अकेली भी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन दी सब स्ट्रिंग जीरो जीरो। अब वो कह रहा है कि सारी इस तरह की स्ट्रिंग लेनी है जिसके अंदर जीरो जीरो ना आए, यानी कि जीरो जीरो ना आए तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्ट में एक जीरो आ सकता है, चले दो ना आए, एक जीरो आ सकता है, वन आ सकता है जीरो के बाद, फिर वन जीरो वन आ सकता है, तो यानी कि आपके पास कुछ भी आ सकता है, डबल जीरो कहीं पे भी नहीं आना। तो उसके लिए हमने ये वाली आरी यूज की है। देखिए स्टार्ट में सिंगल जीरो आ सकता है, आ सकता है, उसके बाद हमने प्लस लगा दिया। प्लस का क्या मतलब है कि आपके पास एक ही जीरो आना है। अगर हम जीरो और वन को यहाँ पे इकट्ठा कर देते तो आपके पास डबल जीरो जनरेट हो जाना था, लेकिन हमने इस दोनों के दरमियान में प्लस लगाया है यहाँ पे। तो उसके बाद एक ही ए को आगे स्टैरिक कर दिया, तो यानी कि मतलब एक वन, सॉरी वन है यहाँ पे, तो वन को स्टैरिक कर दिया तो वन कितनी भी बार आ सकता है आपके पास। फिर उसके बाद वन जीरो वन है, तो यानी कि ये वाला वन भी कितनी बार आ सकता है, ये वाला वन भी कितनी बार आ सकता है। तो ये जो जीरो है ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट है। ये भी आपके पास तीन वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये तीन वैल्यू अब यहाँ पे देखें जरा, कौन सी, पहले वाली जीरो, वन स्टेरिक एंड वन जीरो वन वन। अब ये इन तीनों में से आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करें, इन तीनों में से एट ए टाइम एक ही चलनी है, ठीक है। इन सारों के दरमियान में प्लस है, एट ए टाइम एक चलेगी, फिर दूसरी बार चलेगी, सेकंड वाली साथ मिल जाएगी, फिर तीसरी। हम इसको एक बार चला के देखते हैं, हम एक ही से स्ट्रिंग प्रोड्यूस करवा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो ये जीरो आ जाएगा स्टार्ट में, क्योंकि इसके ऊपर ना प्लस है ना इसके ऊपर स्टैरिक है, तो ये आना ही आना है, जीरो आ गया। फिर उसके बाद वन, सेकंड टाइम अगर मशीन चलती है तो अब क्या आ जाएगा, वन के ऊपर है स्टैरिक, तो यहाँ से वन नल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नल नहीं करते, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, इसको डबल टाइम वन ले लेते हैं यहाँ से, डेली वैल्यू। फिर उसके बाद हमने प्लस, प्लस के बाद फिर ये तीसरी वाली वैल्यू चलेगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाला वन है, ये हम नल ले लेते हैं, हम इससे कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं करवाते। अगर करवानी है तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप वन भी लिख सकते हैं, टू टाइम वंस भी, थ्री टाइम वंस भी, तो नल भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, पहले वन को नल छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि कोई वैल्यू नहीं। फिर उसके बाद जीरो कांस्टेंट है, ये तो जाहिर बात है, जो चीज़ कांस्टेंट है वो तो आनी ही आनी है। फिर उसके बाद आ जाना है वन, तो वन भी अब यहाँ पे भी इसके ऊपर स्टैरिक है, नल छोड़ दें, चाहे इसको सॉल्व कर ले। तो मैं इसका एक बार वन जनरेट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक छोटी सी सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बनाई है इससे। तो ये देखें, जीरो डबल वन जीरो वन, तो यानी कि इसमें डबल जीरो आपके पास कहीं भी नहीं आया। तो यही तो हमारा मेन गोल था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो कह रहा है कि इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें क्या हो, वन जीरो वन, डेट डू नॉट कंटेन वन जीरो वन। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब वो कह रहा है कि स्टार्ट में वन ना आए,
फिर आपके पास जीरो ना आए, वन के बाद एक जीरो ना आए, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, जितने मर्जी आ जाए। फिर लास्ट पे आपके पास वन ना आए। अब देखिए स्टार्ट में वन ना आए, इसका मतलब है स्टार्ट में जीरो आ सकता है, तो ठीक है जीरो आ सकता है, हमने ये लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला है कि जीरो के बाद तो वन आ भी सकता है, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट में जीरो आ सकता है, तो जीरो के बाद वन आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वन, लगा दिया। फिर वन के बाद हमने बोला है कि एक जीरो नहीं आना चाहिए, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दो जीरो लगा दो, यहाँ पे तीन लगा दो, यहाँ पे चार लगा दो, जितने दिल करता है आपका लगा दे, जितना टाइम है आपके पास जीरो लगाते रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे हमने कभी भी एक जीरो नहीं लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला है, जीरो के बाद आपके पास वन आ जाए तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जीरो से पहले वन नहीं आने देना, एक जीरो से पहले वन नहीं आने देना। लेकिन यहाँ से तो होना ही तीन जनरेट है, तो यहाँ पे एक जीरो वाला तो काम ही नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वन भी लगा दिया हमने, जीरो के बाद वन आ जाए लेकिन एक जीरो के बाद नहीं। तो फिर लास्ट पे भी उसने बोला है कि लास्ट पे भी आपके पास वन ना हो, ये लास्ट पे वन है, तो आपने जो भी आरी बनानी है उसके लास्ट पे भी वन ना हो। तो अगर वन ना हो तो हमारे पास ए बी तो यहाँ पे है नहीं, तो हमने क्या करना है, लास्ट पे जीरो लगा देना है। तो इन सारों के ऊपर स्टेरिक जरूर लगा देना है, क्योंकि आपके पास जितनी भी वैल्यू जो भी है वो जितने टाइम मर्जी रन होती जाए, आपकी वहां से 101 की स्ट्रिंग कभी भी जनरेट नहीं होगी आरी से, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला है इवन इवन लैंग्वेज। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसकी जो बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी स्ट्रिंग्स हैं, ये देखना। इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले की समझ आ गई है तो ये भी आपके लिए कुछ भी नहीं। ये वाली स्ट्रिंग थी जो उस दिन मैंने सर साथ को लिखवाई थी, ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए। बाद में मैंने लिखवाया था डबल ए प्लस बी बी होल स्टेरिक और प्लस ए बी प्लस बी ए, पूरी के ऊपर स्टेरिक। तो ये थी स्ट्रिंग जो उस दिन मैंने सर को लिखवाई थी। पहले आप आज के लिए इतना कर लें। अगर आपने साथ डी एफ ए और एन एफ ए वाला भी, सॉरी डी एफ ए और एफ ए वाला भी करना है, तो मैं थोड़ी देर तक आपको वो भी लेक्चर डिलीवर ज़रूर कर दूंगा। आपने मुझे इन्फॉर्म लाजमी कर देना है कि हमें वो वाला भी आज ही करवा दें। और काइंडली इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन कर लें फिर इसको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।